अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की मर्दाएं। सोइल साइंस का टॉपिक चल रहा था बेटा, थोड़ा सा बीच में से टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन जब होगा तो नया स्टार्टिंग से करवा दूंगा। अभी 2-5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया टॉपिक चालू हो जाएगा। अभी अपने सोइल साइंस स्टार्ट किए, पोटी एनिमल ये अभी नहीं किए, एनिमल वाले से रहे, कल से आ जाएंगे। तो कल से आप सुबह 8 बजे आ जाएगा ना। आज हम बात करेंगे राजस्थान की मर्दाओं के बारे में। राजस्थान की मर्दाओं में मैंने आपको 4 प्रकार की मर्दाओं के बारे में बात की, और उसके बाद में आज 5वें नंबर की मर्दा के बारे में हम बात करेंगे। और वो जो 5वें नंबर की मर्दा है, दोमट कचारी मर्दा। दोमट कचारी मर्दा के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो दोमट कचारी मर्दा है, अलवर भरतपुर जो इलाका है, अलवर भरतपुर का है, धौलपुर है, दौसा है, जयपुर है, टोंक है, इन जिलों में पाई जाती हैं। देखो, ये जो मर्दा है, इस मर्दे में जिंक की कमी होती है। कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? जिंक की कमी होती है। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग हम देखें, राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग देखें तो अलवर भरतपुर जो धौलपुर वाला, यहां पर टोक जेब काट दे बेटा इसको, टोंक वाला जो है वो वाला, भरतपुर अलवर दौसा ये वाला जो इलाका है, वहां पर दोमट कचारी मर्दा पाई जाती है। कौन सी मर्दा पाई जाती है? अपना जयपुर आ गया, टोंक आ गया, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों पर कौन सी मर्दा पाई जाती है बेटा? दोमट कचारी मर्दा पाई जाती है। भरतपुर, कौन कौन से जिलों में? भरतपुर, दौसा, टोंक, अलवर, जयपुर जिलों में, इन जिलों में कौन सी मर्दा पाई जाती है? दोमट कचारी मर्दा पाई जाती हैं। और इनमें जल का रिसाव हल्का लाल रंग इन मर्दाओं का होता है, हल्का लाल रंग मर्दाओं का होता है। और इसमें जल का रिसाव बहुत कम पाया जाता है। मतलब कि जो जल, जैसे मैंने बोला कि ड्राई एरिया में सूक्ष्म मिट्टी पाई जाती है, सूक्ष्म सैंडी लोम सोइल पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में ब्लूई रेतीली मृदा पाई जाती है। वहां वाटर का रिसाव जल्दी हो जाता है, पानी नीचे की तरफ जल्दी चला जाता है, पानी रुकता ही नहीं है मिट्टी पे। लेकिन यहां पर इस दोमट कचारी मृदा जो है, जो जयपुर में हमारे यहां पर दोमट कचारी मृदा पाई जाती है, और जैसे हल्का लाल रंग होता है, जल का रिसाव बहुत कम होता है नीचे की तरफ से। इस तरह में जल का रिसाव क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए पानी ऊपर की तरफ बना रहता है। और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ज्यादा। और कृषि कार्यों के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है। कृषि कार्यों के लिए सबसे ज्यादा राजस्थान में उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी है? दोमट कचारी मृदा है। कौन सी मृदा है? अरे क्यों बेटा? क्योंकि जब पानी चलता है, पानी चलने के वजह उसके रिसाव से जो मिट्टी बनती है, आपने देखा होगा दौसा है इन यहाँ पर, और सबसे अच्छी मिट्टी भी यही है। और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट कचारी मृदा मिट्टी है, जिनमें पानी का रिसाव बहुत कम होता है और हल्का लाल रंग होता है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है बेटा? दोमट कचारी मृदा। कौन सी है? दोमट कचारी मृदा। तो इसके बारे में लिखो आप, 5वें नंबर की मिट्टी है। ये मिट्टी राज्य के पूर्वी भागों में, ये मिट्टी राज्य के पूर्वी भागों में, जैसे अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा,
सवाई माधोपुर, और जयपुर। देखो राजस्थान का मैप हम देखें, राजस्थान का मैप हम देखें तो राजस्थान के मैप में हम देखें यहां पे जो पूर्वी भाग है, पूर्वी जिले, कौन से जिले बेटा? पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिमी दिशा। राजस्थान का मैप ज्योग्राफी के हिसाब से हम देखें तो पश्चिमी मिट्टियों के बारे में तो मैंने बात कर ली पहले। अब मैं बात करूंगा पूर्वी के बारे में। और पूर्वी जिले जो है राजस्थान के पूर्वी जिले, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, इन जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो दोमट कचारी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? दोमट कचारी मिट्टी पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें लिख लेना, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है पूर्वी जिले। और जिंक की कमी होती है सामान्यतः इन मृदाओं में। आगे लिख लेना अगला पॉइंट, सामान्यतः इन मृदाओं में जिंक की कमी होती है, जिंक की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग हल्का लाल होता है। इस मिट्टी का रंग हल्का लाल होता है। हल्का लाल होता है और पानी का रिसाव धीमा होता है। और पानी का रिसाव धीमा होता है। पानी का रिसाव धीमा होता है। इसलिए पानी मिलने पर, इसलिए पानी मिलने पर यह मिट्टी कृषि कार्यों के लिए, कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। गेहूं, चावल, कपास, गेहूं, चावल, कपास, गेहूं, चावल, कपास, जौ और जवार, सरसों, जो जवार और सरसों आदि फसलों के लिए उपयुक्त हैं। आदि फसलों के लिए उपयुक्त हैं। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने नोट्स में क्या लिखाया कि राजस्थान की मृदाएं हमारा टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है? राजस्थान की मृदाएं। और उस राजस्थान की मृदाओं में मैंने 4 प्रकार की मृदाएं आपको बताई। और 5वें प्रकार की मृदा मैंने बता रहा हूं दोमट कछारी मृदा। आपको क्या बीच में से टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर मैं दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है? ये समझने की कोशिश करो जो मैं पढ़ा रहा हूं। ये दोमट कचारी मृदा जो है मैप के अंदर पूर्वी जो आपका जिले हैं, पूर्वी जिले, अब पूर्वी जिले में अलवर, भरतपुर यही तो आता है, टोंक, दौसा यही आता है। और यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो दोमट कचारी मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? दोमट कचारी मृदा, जिसमें जिंक की क्या होती है? कमी होती है। 6 नंबर की मृदा लिखो,
काली मिट्टी, इस मृदा का रंग काला होता है। और ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तथा ये उदयपुर और कोटा खंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यह उदयपुर और कोटा खंड में सर्वाधिक पाई जाती हैं, सर्वाधिक पाई जाती हैं। ये उदयपुर और कोटा खंड में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो इस गेट को बंद करें संदीप, गेट को थोड़ा डिस्टरबेंस आता है ना, बंद कर दिया करें। अब ये जो ये उदयपुर और कोटा खंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ये किसके लिए? कपास के लिए। ब्लैक सॉइल्स किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी उपजाऊ मिट्टी होती है कपास के लिए। अगली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी या कचारी मिट्टी। दोमट मिट्टी तो आपको लिखा दी मैंने। अगली मिट्टी लिखो आप, लाल पीली मैंने लिखा ही दी आपको। लाल काली मिश्रित मिट्टी लिखो, लाल काली मिश्रित मिट्टी, लाल काली मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल काली मिश्रित मिट्टी। इस मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इस मृदा में फास्फेट, कैल्शियम और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये मिट्टी उदयपुर काली, लाल काली मिश्रित मिट्टी जो है, ये मिट्टी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में मिलती हैं, और भीलवाड़ा जिलों में मिलती हैं। अगली लास्ट लिखना भूरी रेतीली कचारी मृदा, 8वें नंबर की लिखना। भूरी रेतीली कचारी मृदा, भूरी रेतीली कचारी मृदा।
इस मृदा का रंग लाल भूरा होता है, कलर लिख लेना, रेड ब्राउन कलर होता है उसका, लाल भूरा कलर होता है। ये मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई है। यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसलिए अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह भी अधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यह भी अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये गंगानगर, भरतपुर, अलवर, ये गंगानगर, भरतपुर और अलवर जिलों में आपको मिलती हैं। तो ये आपकी 8 प्रकार की मृदाएं मैंने आपको बताई हैं। ये 8 प्रकार की मृदाएं जो हैं राजस्थान में इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मैंने आपको बताई हैं और लिखाई है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक नवीनतम वर्गीकरण है मृदा का, अमेरिका के द्वारा, अमेरिका सोसाइटी के अनुसार, अमेरिका सोसाइटी के अनुसार नवीन मृदा वर्गीकरण जो है, नवीन मृदा वर्गीकरण जो है वो कौन सा है? अमेरिका सोसाइटी के अनुसार जो नवीन मृदा वर्गीकरण है उसमें आप ध्यान रखना, रासायनिक तत्वों के आधार पर नई पद्धति वर्गीकरण अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दी है। और वो क्या दी है? उसमें 5 प्रकार की मृदाएं, देखो, रासायनिक तत्वों के आधार पर, तत्व के आधार पर, और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान की मिट्टी को रासायनिक तत्वों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से इसको दिया गया है। पहला ऑर्डर आता है 5 श्रेणी में इसको बांटा गया है। एरिडोसोल्स कि राजस्थान में एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। एरिडोसोल्स का मतलब सूक्ष्म मृदाएं, सूक्ष्म मृदाएं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाएं कौन से वर्ग में आती हैं? एरिडोसोल्स में। किसमें आती हैं? पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली मृदाएं वैज्ञानिक के वर्गीकरण के हिसाब से कौन से वर्ग में आती है? एरिडोसोल्स। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? सूक्ष्म मृदाएं। पश्चिमी राजस्थान मैंने लिखा है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सूक्ष्म मृदाएं। तो वो राजस्थान में कौन सी मृदाएं सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती हैं? तो आपका ऑप्शन दे देता वो एंटीसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल। तो आपको क्या करना है? एरिडोसोल। उत्तर क्या करना है? एरिडोसोल। बोलो यस या नो। तो रासायनिक तत्वों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। और मैंने सैंडी लोम सोइल पहले बताया कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में सूक्ष्म मिट्टी होता है, सैंडी लोम सोइल पाई जाती है। और वो कौन से ऑर्डर में आएगी? एरिडोसोल्स में आएगी। किस में आएगी?
बोलो यस या नो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो सूक्ष्म मृदाएं उन्हीं मृदाओं को कहते हैं, सेंडिलोम मृदाओं को कहते हैं, उन्हें सूक्ष्म मृदाएं भी कहते हैं, जो किस गण में आती हैं? एरिडोसोल में आती है। किस में आती है बेटा? और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदाएं हैं? सूक्ष्म, क्योंकि वही सेंडिलोम मृदाएं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर आ गया, बाड़मेर आ गया, बीकानेर आ गया, चूरू आ गया, तो ये जो है एरिडोसोल ऑर्डर के अंदर आती है। किसमें आती है? बोलो गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जितना ज्यादा प्रयास करोगे, जितना ज्यादा आप एनालिटिकल बेस पे सोचोगे कि यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, थ्योरी को ऑब्जेक्टिव के अंदर कन्वर्ट करो। थ्योरी पढ़ने के साथ साथ उसे ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करो तो आपकी जीत निश्चित है। अगला लिखो एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स इनको बोला जाता है जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदाएं मैंने लिखाई है, कहां पाई जाती है? देखो एक बार लिखाई है मैंने, जलोढ़ मृदाएं, कचारी मृदाएं, दोमट मृदाएं लिखाई है ना। देखो है शेंडिलोम लिखा दी मैंने, रेतीली मिट्टी जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अरे कचारी मिट्टी लिखाई है ना अभी, रेतीली दोमट कचारी मिट्टी नहीं लिखाई? रेतीली कचारी दोमट मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, रेतीली कचारी दोमट मृदा, रेतीली कचारी दोमट मृदा का दूसरा नाम है जलोढ़ मृदा। इसमें लिख लेना, अभी लिखा है ना मैंने। राजस्थान के पूर्वी जिले जो हैं वहां पर रेतीली कचारी दोमट मृदा, अर्थात इसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। तो उसके आगे लिख लेना, इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, ब्रैकेट में रेतीली कचारी दोमट मृदा के आगे लिख लेना जलोढ़ मृदा। और ये जो जलोढ़ मृदा है, राजस्थान का मैप देखें हम, राजस्थान का मैप देखें और इसकी पूर्वी दिशा देखें तो पूर्व में अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये आपके आते हैं, सवाई माधोपुर, जयपुर इत्यादि जिले आते हैं। ये पूर्वी जिले हैं। कौन से जिले हैं? पूर्वी जिले, जो एमपी की सीमा से लगे हुए, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये कौन से जिले हैं बेटा? पूर्वी। और इन पूर्वी जिलों में जो मृदाएं होती है वो जलोढ़ मृदाएं होती हैं, जिनको रेतीली कचारी दोमट मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेतीली कचारी दोमट मृदा। अर्थात जलोढ़ मृदाएं कौन से ऑर्डर में आती हैं? एल्फिसोल्स में आती हैं। आपको पूछे कि अलवर, भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर राजस्थान के पूर्वी जिले में पाई जाने वाली मिट्टी कौन से ऑर्डर में आती है, तो आप कहोगे कौन से ऑर्डर में आती है? एल्फिसोल्स में आती है। किस में आती है? एल्फिसोल्स। अर्थात राजस्थान के पूर्वी जिले जो हैं वहां पर रेतीली कचारी दोमट या जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं, जो एल्फिसोल्स, अमेरिका सोसाइटी के अनुसार, उनके वैज्ञानिकों के अनुसार रासायनिक तत्वों के आधार पर एल्फिसोल में सारी जलोढ़ मृदाएं आती है। सारी जितनी भी जलोढ़ मृदाएं हैं वो कौन से ऑर्डर में आएगी? एल्फिसोल्स में। लिख लो है? तो लिखो अमेरिका सोसाइटी के अनुसार नवीन मृदा वर्गीकरण। लिखो अमेरिका सोसाइटी के अनुसार नवीन मृदा वर्गीकरण, लेटेस्ट सोयल क्लासिफिकेशन। पहला लिखो रासायनिक तत्वों के आधार पर राजस्थान की मिट्टी 5 भागों में बांटी गई है।
राजस्थान की मिट्टी 5 भागों में बांटी गई है। फर्स्ट लिखो एरिडोसोल। एरिडोसोल इनको बोला जाता है सूक्ष्म मृदाएं। अरे ये पेन कैसे गिर रहा है, एक बार देना मेरे लिए। और सूक्ष्म मृदाएं वो इसमें लिख लेना, सूक्ष्म मृदाओं के ब्रैकेट में बालू रेतीली मिट्टी, बालू रेतीली मिट्टी, ताकि आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है बालू रेतीली मिट्टी। तो पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दूसरा प्रकार लिखना एल्फिसोल्स, अर्थात इसमें पाई जाती है जलोढ़ मृदाएं। रेतीली कचारी मृदा भी बोलते हैं इनको, रेतीली कचारी दोमट मृदा। एंटीसोल्स, एंटीसोल्स और एंटीसोल्स ऑर्डर में पाई जाने वाली मिट्टी है पीली भूरी मिट्टी। हाँ, मैंने लिखाई थी ना भूरी रेतीली मृदा और लाल पीली मृदा, वो दोनों आती है। भूरी रेतीली मृदा और लाल पीली मृदा, ये सारी इसी में आती हैं। लाल पीली मृदा, पीली लाल लिख लेना, पीली लाल मृदा एंटीसोल्स में आती है। लाल पीली जितनी भी देखो, जितनी भी एक तो भूरी मिट्टी है वो भी इसी में आएगी, लाल और पीली मिट्टी है वो भी इसी में आएगी। तीन मैंने, एक तो अलग से मैंने भूरी मिट्टी लिखाई थी, एक लाल पीली मिट्टी लिखाई थी। जितने भी रंग वाली मिट्टी लिखाई थी ना, लाल पीली भूरी मिट्टी लिखाई है ना, वो सारी एंटीसोल्स गण में आएगी। कौन से ऑर्डर में आएगी? एंटीसोल। समझ में आ गया? अगला लिखो इंसेप्टिसोल, चौथे नंबर का ऑर्डर। इंसेप्टिसोल आधा न है, इंसेप्टिसोल आर्द्र मिट्टियां पाई जाती हैं, आर्द्र मिट्टियां। बेटा आर्द्र मिट्टियां कौन सी? अब मैंने आपको लिखाऊंगा तो नहीं आर्द्र मिट्टियां लिखाऊंगा। आर्द्र का मतलब इस दक्षिणी दिशा के अंदर, राजस्थान का जो दक्षिणी दिशा है वहां आर्द्र और उपाद्र इलाके हैं, जहां बारिश क्या होती है? ज्यादा। अरे दक्षिणी दिशा में आर्द्र मिट्टियां मतलब जहां नमी, आर्द्र का मतलब जिनमें नमी हो, हमेशा बारिश होती रहती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वहां नमी बनी रहती है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर, ये जो जिले हैं दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी जिले, इन दक्षिणी जिलों में आर्द्र और उपाद्र मिट्टी मिलेगी आपको, जहां पर नमी पाई जाएगी, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक बारिश होती है। तो जहां पर सर्वाधिक बारिश होती है
तो मैंने जहां जहां भी उदयपुर बांसवाड़ा जिला लिखा है, जिस जिस मिट्टी में भी, वो सारी मिट्टियां इंसेप्टिसोल्स में आती है। किस सोल में आती है? इंसेप्टिसोल में। जहां आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये जो दक्षिणी जिले हैं, वहां पर बेटा आर्द्र मिट्टियां पाई जाती है। कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? आर्द्र। बोलो समझ में आया कि नहीं है? मतलब जहां दक्षिणी दिशा में जो जो जिले मैंने आपको लिखाए हैं, उन वो ऑर्डर कौन से ऑर्डर में आएगा? इंसेप्टिसोल में आएगा। कौन सी में आएगा? इंसेप्टिसोल में। तो आर्द्र मिट्टियां जिनमें नमी पाई जाती है, जिनमें नमी पाई जाती है, वो कौन से ऑर्डर में आएगी बेटा? इंसेप्टिसोल्स में आएगी। किस में आएगी? और सबसे ज्यादा मृदा जो राजस्थान में पाई जाती है, वो कौन से ऑर्डर में आती है? एरिडोसोल्स में। किसमें आती है? एल्फिसोल्स में जलोढ़ मृदाएं आती हैं, जहां जलोढ़ अलवर व्रत पूर्वी राजस्थान का है। और दक्षिणी राजस्थान जो है, दक्षिणी राजस्थान के जिले जो हैं, हाँ, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बालावाड़, झालावाड़ जो है, ये नीचे वाले, और इसके बाद में ये पूर्व आ गया, ये उत्तर आ गया, और ये कौन सा आ गया? पश्चिमी। तो यहां पर आर्द्र मिट्टियां पाई जाती है। कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? आर्द्र मिट्टियां। समझ में आ गई नहीं आएगी? यस या नो? यस सर। 5वें नंबर की मिट्टी है वर्टिसोल। वर्टिसोल ऑर्डर है, इसमें काली मिट्टियां पाई जाती हैं, ब्लैक सोयल आती हैं, काली मिट्टियां। और मैंने अभी लिखाई थी ब्लैक सोयल जो है उदयपुर और कोटा खंड में पाई जाती है, लिखाई थी ना, उदयपुर और कोटा। जो किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। किसके लिए है बेटा? कपास के लिए। और कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ब्लैक कॉटन सोयल होती है। कौन सी होती है? ब्लैक कॉटन। और इसका ऑर्डर कौन सा होता है बेटा? वर्टिसोल। कौन सा ऑर्डर होता है? वर्टिसोल। तो 5वें नंबर का अमेरिका के नवीनतम वर्गीकरण के हिसाब से उनका ऑर्डर और मिट्टियां का नाम दिया है। तो 5वीं जो मिट्टी का प्रकार लिख लो, वर्टिसोल, वो किसमें पाई जाती है? काली मिट्टियां पाई जाती है और कपास के लिए उपयुक्त है। कपास के लिए क्या है? उपयुक्त। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखो कैसा पूछा जाता है। काली कपासीय मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त है, निम्न में से कौन से ऑर्डर की मिट्टी है? गुड। आपको पूछ ले, दक्षिणी राजस्थान के जिलों में पाई जाने वाली मिट्टियां जो आर्द्र मिट्टियां कहलाती हैं, जो आर्द्र मिट्टियां कहलाती हैं, वो कौन से गण में पाई जाती हैं? वो कौन से गण में पाई जाती हैं? ऑर्डर क्या है? सही है ना? अब मैंने कहा कि दक्षिणी राजस्थान में जलोढ़, वो आर्द्र मिट्टियां जितनी भी होगी, जो जो जिले लिखा है मैंने, उनमें ये जिले, दक्षिणी राजस्थान के जिले याद रखना कौन से ऑर्डर में आती है। पहला ऑर्डर आ गया वर्टिसोल, दूसरा ऑर्डर आ गया एरिडोसोल, तीसरा ऑर्डर आ गया आपका जो है इंसेप्टिसोल, और चौथा ऑर्डर आपका आ गया जो है एल्फिसोल। अब क्या बताओगे आप? सर इंसेप्टिसोल्स में आती है। किस में आती है? सर ब्लैक कॉटन सोयल वर्टिसोल में आती है। और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली, ये तो दक्षिणी के लिए पूछा है, और पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती है वो किस में आती है? एरिडो। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टियां पाई जाती है वो कौन से ऑर्डर में आती है? एरिडोसोल। किस में आती है? बोलो यस या नो? 2021 की वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया। डरना नहीं है, मैं तो ऐसे ही धारता हूं बेटा शेर की जैसे, तो आपको डरना नहीं है। तो यहां पर अब क्वेश्चन का किसी आपको पूछ ले कि एरिडोसोल मिट्टियां निम्न में से कहां पाई जाती हैं,
क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से कैसे भी घुमाया जा सकता है। वो पूछ ले कि एरिडोसोल गण में पाई जाने मिट्टियां राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती हैं, आपके दिमाग में आ गया पश्चिमी राजस्थान, मतलब कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले आते हैं, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा। ये टकली के अंदर लगती है ना तो वो एनर्जी आती है, अटा मटा सटकली लगने के बाद में जो है। तो एरिडोसोल्स मिट्टी जो है वो, तो क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछा जाता है, बस आप तो एनालिसिस कर लो। वो पूछ ले कि वर्टिसोल मृदाएं जो है वो कहां, तो आपको बता उदयपुर और कोटाखंड में, ब्लैक कपास मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं किसमें पाई जाती है, एलपी सोल्स में, और वो भी पूर्वी राजस्थान के जिलों में। पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा। ये होते हैं कॉन्सेप्ट। बस जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे कोई रोक ही नहीं सकता। पढ़ाई करने आओ, थ्योरी। अब आपको मैंने ये लिखा दिया पांचवी की पांचवी, मैंने क्वेश्चन का तरीका नहीं बताया, तो आपको क्या पता ऐसा क्वेश्चन। और आया 2021 में पूछा कि सबसे आया था ना, कौन से गण की मृदाएं जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं, एरिडोसोल्स। कौन सी है, एरिडोसोल्स। ये 500 लिखा दिया, राजस्थान में 5 ही ऑर्डर की मृदाएं पाई जाती है। आ गई ना, सारी कवर हो गई ना, पूरी दक्षिणी वाली हो गई, पूर्वी वाली हो गई, इधर पश्चिमी वाली हो गई, गंगानगर हनुमानगढ़ वाली, लाल मिश्रित मिट्टियां, कचारी, दोमट मृदा वो हो गई। तो ये चीज आनी चाहिए आपको। तो ये आपका, मैंने और तरीका ये भी पूछ सकता है, देखो एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है। देखो दूसरे तरीका, वो पूछेगा आपसे कि ब्लैक कपास के लिए कौन सा गण अच्छा माना गया है, मृदा का कौन सा गण अच्छा माना गया है कपास की फसल के लिए, तो आपको क्या करना होगा, वर्टिसोल। एरिडोसोल क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एरिडोसोल, पूरे पश्चिमी राजस्थान में एरिडोसोल है। सूक्ष्म मृदाएं, क्योंकि राजस्थान में बेटा, राजस्थान में जो है ना 62 से 65% खेती जो है सूक्ष्म खेती कहलाएगी, जो केवल और केवल बारिश पर की जाती है। वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि इस बार बारिश मौसम जल्दी आ जाए तो खेती हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। क्या बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग, जहां वाटर रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है पानी देने के, केवल बारिश पर ही वर्षा होती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान की मर्दाओं में से मैंने जो चीजें पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान की मर्दाएं वाला टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करना, उसके क्वेश्चंस आप बनाओगे। लगभग जैसे ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसके नीचे मुझे 10 से 15 क्वेश्चन बने हुए होने चाहिए। कल होमवर्क चेक करूंगा पुराने वाले स्टूडेंट का। तैयार करो खुद को, अपने आप को। मैंने तरीका बता दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार करोगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आप खुद तैयार करो, खुद प्रिपेयर करो, खुद कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, खुद तैयार करो। देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता, कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने बता दिया ना कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, फिर क्या दिक्कत है। अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक है हमारा सोयल एरोजन, मृदा क्षरण। है कि नहीं अपना टॉपिक, सोयल साइंस का है कि नहीं। अरे सोयल इधर से जाएगी इधर और वापस आ जाएगी इधर। किससे जाएगी, हवा से जाएगी या फिर पानी से जाएगी, या दोनों से जाएगी। दोनों से जाएगी ना, तो हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण के बारे में। एक क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा और बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा, शानदार। देखो आपने एक बात सुनी होगी और सुनते होंगे कि करत करत अभ्यास जड़मति होई सुजान। अगला
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सोइल साइंस का 1% पक्का, केवल 15 मिनट में 1% आपका पक्का करूंगा, पूरा समझाऊंगा। पहले अच्छे से किताबें कर दो बंद, मैं अच्छे से समझाऊंगा। मर्दासरण, राजस्थान के लिए एक समस्या है मर्दासरण, एक बहुत बड़ी। आपने सुना कि राजस्थान की कृषि में आने वाली बाधाएं, राजस्थान की कृषि में आने वाली बाधाएं एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। सिलेबस नहीं देगा ना, क्यों देखे वो, काई मतलब जो सिलेबस देगा, आप लोग सिलेक्शन थोड़ी चाहिए, क्यों देख। तो राजस्थान की समस्याएं जो आती है कृषि में, जो समस्याएं होती है, उस समस्याओं में एक शरण और है। शरण का मतलब होता है बेचारी की हालत खराब हो गई, हार्स, मर्दा का हार्स होना। और इस मर्दासरण का मतलब है कि भौतिक कारणों के द्वारा, भौतिक कारणों के द्वारा मर्दा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को मर्दासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दासरण। फिजिकल कंडीशन कोई सी भी होती है, एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है, मनुष्य खुद के द्वारा कर सकता है, और प्राकृतिक, दो तरीके से होती है। एक तो प्राकृतिक कारकों के कारण, और एक होती है कृत्रिम कारकों के कारण। और कृत्रिम कारकों में सबसे बड़ा जो है अपवाद मनुष्य। कौन है? और मनुष्य का बिहेवियर, कैसा बिहेवियर उसका मिट्टी के प्रति। तो आर्टिफिशियल तो मनुष्य खुद कर रहा है, अब शरण कर रहा है मर्दा का, पावड़े से खोद खोद फेंक रहा है बाहर दूर की तरफ। लेकिन प्राकृतिक कारक में कौन से प्राकृतिक शक्तियां कौन सी? एक तो वायु और एक जल। एक वायु है और एक कौन सा है? जल। इसमें त्वरित मर्दासरण आता है। इसमें कौन सा आता है? त्वरित मर्दासरण आता है। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मर्दासरण है वो प्राकृतिक कारकों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एक तो जल के द्वारा और एक वायु के द्वारा। सबसे ज्यादा शरण जो है दो शक्तियों की वजह से होता है। प्राकृतिक शक्तियां हैं, जल भी प्रकृति से मिलता है और वायु भी प्रकृति से मिलेगी। तो प्राकृतिक कारक जो है, प्राकृतिक कारक कौन से? वायु और जल। अब जल के द्वारा मर्दासरण कैसे होता है और वायु के द्वारा मर्दासरण कैसे होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पानी पी लेता हूं। सबसे पहले बेटा देखते हैं जल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा? जल। ये क्या है बेटा? वाटर। जब वाटर कहां से आएगा? बारिश होगी तो ही आएगा पानी, सिंपल सी बात है। बारिश आएगा तो ही ग्राउंड में जाएगा पानी, बिना बारिश वाटर आ सकता है क्या? अपन कोई बड़े बड़े पहाड़ों में तो रहते नहीं है, झरने चलेंगे। डिपेंडेंट और प्राकृतिक, बारिश होगी तो ही शरण होगा मर्दा का, बारिश होगी तो ही मर्दा का क्या होगा? शरण होगा। अब जल के द्वारा मर्दा का शरण जो है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। और जल के द्वारा जो है, जैसे बौछार शरण आ गया पहला,
ओहो सावण रो बोछार, बोछार, बोछार शरण। दूसरा शरण आता है, इसमें लिखाऊंगा आपको, परत शरण, सेट इरोजन। सीट इरोजन। तीसरा शरण आता है रिल, और मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मेरे लल्लन टोपो, चौथा शरण आता है आपका अवनाली। गुड गुड, गुड कुछ नहीं है, सब आता है लेकिन फिर भी गलत होता है क्वेश्चन। आपको सब आ रहा सर, इसका है बोछार, परत, रिल, अवनाली का सब। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है आपका। जल शरण का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। होगो फैल बेटा, बढ़ता हुआ क्रम मतलब जिधर मुंह खुला हुआ होगा, जिधर मुंह खुला हुआ होगा। तो सबसे पहला शरण कौन सा आएगा? उसके बाद में, उसके बाद में, और उसके बाद में, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? प्राइमरी कंडीशन है जल शरण की बोछार, छांटे आएंगे धीरे धीरे, टपक टपक टप टपक टपक टप टपक, और बोछार शरण गिरेगी धीरे से तो एक सोयल के टच करेगी, और वो टच जो पार्टिकल से एक स्थान से खट दूसरे स्थान पर तेज रफ्तार से मोटी मोटी बूंदे आती है, फट 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 फट, वहां से मिट्टी उड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। यस या नो? बादल से, बादल से धीमी धीमी बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तेज रफ्तार से बारिश होती है तो ये जो सोयल सरफेस पे जो मिट्टी के कण पाए जाते हैं, ये जो सोयल सरफेस पे ये जो मिट्टी के कण पाए जाते हैं, सोयल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो इसके बल से एक स्थान से यहां से उठकर, बेटा ये यहां से उठकर, देखो दूसरा कलर चेंज करता हूं, ये यहां से उठकर यहां चला जाएगा, और ये यहां से उठकर यहां चला जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। फर्टिलिटी कम होगी कि नहीं होगी? अब मृदा उपजाऊ होगी जब जिसमें कार्बनिक पदार्थ होंगे, न्यूट्रिएंट, तो उनके जो पार्टिकल्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, तो फर्टिलिटी में कमी आएगी, अरे उपजाऊता में कमी आएगी। जब कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो इस स्थान तो खाली रह गया है ना, ये उपजाऊ मिट्टी घटेगी कि नहीं घटेगी? तो कहीं ना कहीं किसानों को लॉस है कि नहीं है? अरे किसानों को हानि है कि नहीं है? बताओ, हानि है कि नहीं है? बोलो यस या नो। बेटा छोटू, मेरा लाडला, एक बात ध्यान रखना, अगर तेरे को सिलेक्शन लेना है ना तो रटना बंद कर दे किताबों को। रटने का काम कौन करता है? ये जो अपने पूजा पाठ करने आते हैं ना, ये ऐसे करते हैं, वो धोए रटे हुए होते हैं उनके उनके फिक्स होते हैं वो। और आप क्या सोचोगे, आहा, वो उनके दोए होते हैं जो संस्कृत में चलते हैं। यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वहां तो उनको बोलना है, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट। अटा मटा सटकली बेजा फटा। हाँ, अब बोछार शरण समझ में आ गया, अब इसको थ्योरी में कितना ही बड़ा लिख दो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद में, बोछार के बाद में आपके जो हैं, अगला शरण जो आता है वो अब एक चीज और ध्यान रखना, अब ये जब बूंद का आकार कितना है, कितनी स्पीड से आ रहा है,
बोछार शरण उतना ही ज्यादा होगा जो बूंद आ रही है ना उसका साइज। भाई छोटी साइज होगी तो शरण कम होगा, और बूंद का आकार बड़ा होगा और उसकी गहनता ज्यादा होगी तो बोछार शरण ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा है, साइज भी बड़ी है बूंद की, और टकरा के नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो बोछार शरण उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये जल शरण की प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है बेटा? प्रारंभिक अवस्था, पहली अवस्था, जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती, जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। जब बेटा बोछार में पानी गिर रहा है और गिरते गिरते ये दूसरी अवस्था आ जाती है। कौन सी अवस्था आ जाती है? सेकंड स्टेज आ जाती है। कौन सी स्टेज आ जाती है बेटा? ये सेकंड स्टेज। अब जो अपनी उपजाऊ मृदा होती है ना बेटा, ध्यान से समझना। अरे बेटा, जो थोड़ा सा आगे, हाँ, अब देखो, अब ये जो बोछार शरण धीरे 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 पानी इकट्ठा होगा और पानी धीरे धीरे निकलने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लग जाएगा। तो बेटा सोयल सरफेस पे एक परत बनी होती है जो उपजाऊ होती है, जो सबसे ज्यादा उसमें फर्टिलाइजेशन मतलब उड़ा शक्ति सबसे ज्यादा होती है उसका। और परत शरण से क्या होता है कि थोड़े थोड़े पानी के साथ ये ऊपर वाली जो परत है, जो उपजाऊ वाली परत है, वो उपजाऊ वाली जो परत है वो धीरे 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 एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। वो पूरी उपजाऊ, यहां उपजाऊ थी तो यहां से दूसरे स्थान पर चली गई। तो एक परत के रूप में जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, और उपजाऊ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यहां तो मिट्टी के कण यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे, यहां पूरी परत जा रही है एक साथ, ऊपर वाली परत पानी के साथ बहकर जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, और उपजाऊ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रही है। इसलिए सबसे ज्यादा हानिकारक शरण है ये जल शरण का, सबसे ज्यादा हानिकारक, और किसानों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक शरण कौन सा है? परत शरण है। कौन सा है? परत शरण। क्योंकि उपजाऊ मृदा का शरण सबसे ज्यादा, जो उपजाऊ मृदा होती है ना ऊपरी परत, उसका सबसे ज्यादा शरण जो है वो परत शरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? परत शरण, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, मृदा की ऊपरी परत को समान रूप से बाहर ले जाता है। इसलिए इसको किसान की मृत्यु भी कहा गया है, किसान की मृत्यु वाला शरण कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक शरण, और किसान की मृत्यु भी इसे कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? खेती के दृष्टि से सबसे हानिकारक शरण जल शरण में है। ये किसमें है? जल शरण में। सबसे हानिकारक शरण, और इसको किसान की मृत्यु भी कहा गया है, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देता है और छोटी सी परत के रूप में उपजाऊ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। क्या करता है? ले जाता है। हाँ जी, पवन जानी जी, वंशिका मिश्रा जी, कुलदीप, सुमन, रोशन, अर्चना जी, सबको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट्स करो। तो सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज ये रही, और दूसरी अवस्था जो है जल शरण की, वो कौन सी है? परत शरण है। कौन सी शरण है? परत। बोलो, समझ में आया? यस, सारे एक साथ बोलो यस। यस सर। मैं बेटा इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं, कम से कम कॉन्फिडेंस तो दो मुझे। यस सर।
म्याऊ म्याऊ ऐसे कर लो, बिल्ली बोलती है वैसे, ऐसे बोलो यस सर, तो मैं बोलूंगा कि यार, और आप कहोगे यस सर, मुझको धक्का ही लग रहा जाते हैं ताकि मैं ऐसे समझूंगा कि धक्का लाग रही चाले जाते हैं, ट्रैक्टर में बैटरी कुंडली आते हैं रखो। तो ये चीज समझ में आ गई ना, अंडरस्टैंडिंग इज बेटर देन, आपको समझ में आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी को मैं रामायण में थ्योरी में लिखाऊंगा और कुछ नहीं है। आपको समझ में कि छोटी छोटी परत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, जो पूरी उपजाऊ मृदा है ना वो उसको ले जाएगी, और जब उपजाऊ मिट्टी ऊपर वाली ऊपरी परत चली गई तो फिर खेती तो होगी नहीं, फर्टिलिटी तो पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक है, और किसान की मृत्यु कहा गया है इसे। कौन सा शरण है? अब बौछार शरण भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत करता है प्रत शरण। तीसरे नंबर का जो वाटर इरोजन आता है वो आता है आपका रिल। रिल का मतलब होता है जब पानी ढलान की तरफ जाता है। अब ये छोटी छोटी परत बनी और फिर एक साथ बड़ा पानी बनेगा, तो वो ढलान की तरफ जाएगा पानी, और जब पानी ढलान की तरफ जाएगा बेटा तो छोटी छोटी नालियां बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी? जैसे ही बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने पर वो ढलान समतल से ये समतल है, और इस समतल में पानी इकट्ठा होकर स्लोप की तरफ जाएगा ना, ये ढलान की तरफ जाएगा ना, और ढलान की तरफ जाते ही ये कटाव लगा देता है। क्या कर देता है? कटाव लगाता है। लगाता है कि नहीं लगता? अरे दोरो पड़गो, कटाव पड़गो पानी को यार, तो क्या चला दियो पहले को नल चालो जो जबरदस्त पानी एक साथ जाओ तो वो नल चलता है और वो पूरा कटाव बनता है ना, कटाव, तो वो स्लोप की तरफ जाएगा और छोटी छोटी नालियां बन जाएगी बेटा, और ये छोटी छोटी नालियां क्या होती हैं? रिल शरण है। कौन सा शरण है बेटा? रिल शरण। कौन सा शरण है वो? उसके बाद में ये छोटी छोटी नालियां बड़ी बड़ी बन जाती है। क्या बन जाती है? बड़ी बड़ी बन जाती है। मतलब रिल शरण का मतलब होता है कि छोटी छोटी नालियां धीरे धीरे ढलान और खाली भूमि में शरण होता है। ठीक है, अब ये नालियां धीरे धीरे बड़ी बन जाएगी, और एक ध्यान रखना, जिसमें टिलेज किया हुआ होता है ना, बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी बनाई हुई है और 3-4 बार ट्रैक्टर के हल जुताई की हुई अच्छे से, वहां पर ये सबसे ज्यादा शरण होगा, रिल शरण सबसे ज्यादा होगा। जोते हुए खेत में सबसे ज्यादा कौन सा शरण होगा? रिल, क्योंकि वो ढलान के विरुद्ध चलेगा और वहां छोटी छोटी नालियां बनाए। उसके बाद में ये छोटी छोटी नालियां बड़ी बड़ी नालियों में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी गहरी नालियों में बदल जाती है, और ये बड़ी बड़ी गहरी नालियां क्या कहलाएगी? अवनालिका शरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवनालिका। मतलब ये शरण रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था है। इस रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था क्या कहलाती है? अवनालिका शरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अवनालिका शरण। तो इस रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था, यानी कि आपको पता है बेटा कि रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था, रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था क्या कहलाती है? अवनालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? अवनालिका। तो रील शरण के बाद में कौन से आएगा? अवनालिका। और रील शरण की बढ़ती हुई अवस्था क्या कहलाएगी? अवनालिका। और इसमें नालियां कैसी हो जाएगी? बड़ी बड़ी नालियां बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? बड़ी बड़ी नालियां। तो ये मैंने आपको 1, 2, 3 और 4 प्रकार की जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस या नो? यस या नो?
सबसे हानिकारक कौन सा है? प्रतसरण। कौन सा है बेटा? प्रतसरण। तो जल के द्वारा सरण होने वाली की चारों स्टेज बताती, बढ़ते और घटते हुए क्रम में कौन सी आएगी? पहले अवनालिका, फिर कौन सी आएगी? रील, फिर कौन सी आएगी? प्रत, और फिर कौन सी आएगी? सिल्ट, सीट इरोजन। और बढ़ते हुए क्रम में पहले कौन सी आएगी? बोछार, प्रत, रील और अवनालिका। और लास्ट वाली स्टेज कौन सी है? अवनालिका। तीसरी स्टेज कौन सी है? रील। सेकेंडरी स्टेज कौन सी है? और रील की बढ़ती हुई अवस्था को क्या कहते हैं? अवनालिका। बड़ी बड़ी नालियां बन जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस या नो? तो जल के द्वारा जो सरण होता है, वाटर के द्वारा, उसके प्रकार मैंने आपको बताया बेटा। एक बताया मैंने बोछार, एक बताया मैंने प्रत, एक बताया मैंने रील, और एक बताया मैंने अवनालिका। तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा जो सरण होता है, वो चारों प्रकार मैंने आपको बता दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब एक और बच गया, वायु। अब इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारक भी बताऊंगा। विनाशकारी और खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक कौन सा है? प्रत। विनाशकारी तो होगा बेटा, बड़ी बड़ी छोटी छोटी नालियां बन जाएगी, तो विनाशकारी है वो, तो खड्डे खड्डे कर देगा। अगला शरण जो है, अगला शरण कौन सा आएगा बेटा? अगला शरण आएगा आपका वायु के द्वारा। फिर जल शरण को प्रभावित करने वाले कारक और वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक, और इनकी रोकने की विधियां। प्रभावित करने वाले में तो चार चार कारक लिखा दूंगा, वो तो सिंपल है, लेकिन इनको कैसे रोका जा सकता है, शरण को कैसे रोका जा सकता है। तो एक बार वायु और पढ़ ले, यस या नो? फिर जल शरण को रोकने वाली विधियां और वायु शरण को रोकने वाली विधियां पढ़ ले, और उनको प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, देखो वायु शरण में के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और वायु शरण के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, वायु के द्वारा जो शरण होता है, हाँ, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तेज हवा और, हाँ देखो, वायु शरण क्या होता है? तेज हवा और आंधी की वजह से, तेज हवा व आंधियों की वजह से मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, चले जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला शरण है उच्छलन। अब देखो वायु शरण सबसे ज्यादा कहां होता है बताओ? हाँ, जहां तेज आंधियां चले, जहां रेतीली ब्लूई मिट्टी हो। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी तेज आंधियां चलती है ना, चूरू में भी चलती है, और बीकानेर सा पास में आ गया, और उधर जैसलमेर, बाड़मेर, जहां पर सबसे ज्यादा हवाएं चलती है तेज, बारिश आने से पहले तेज हवाएं चलेगी। अभी जयपुर में हवा नहीं है, तो बीकानेर में तो आपको तेज हवाएं चलती हुई मिल जाएगी। अभी इस टाइम चलती रहती है आंधी, वहां तो पानी पिलाना बेटा। पहला इसमें आता है उच्छलन, उसके बाद में दूसरा, इसमें उच्छलन के बाद में दूसरा आता है निलंबन। नहीं नहीं, पहले उच्छलन आता है,
फिर आएगा सस्पेंशन, निलंबन आता है। अच्छा ये है क्या, पहले निलंबन लिखो बेटा। निलंबन, फिर उछलन, फिर कौन सा आएगा, हाँ सरफेस क्रीप। सस्पेंशन, निलंबन, उछलन और सतह सर्पण, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब निलंबन में क्या होता है, ये क्षरण तब होगा जब मिट्टी के कणों का आकार 0.1 mm से कम होगा। बेटा जो निलंबन सस्पेंशन इरोजन है ना, जब मिट्टी के पार्टिकल साइज कम है तो वो हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान, और एक गुब्बारा सा बन जाता है आंधी का से ऊपर, बादल के ऊपर मिट्टी का सा गुब्बारा सा, तो वो लटके रहते हैं ऐसे सस्पेंशन के रूप में वायुमंडल में। क्यों, क्योंकि उनका आकार कम है, सोयल का पार्टिकल का आकार कम है, तो थोड़ी सी हवा लगी ऊपर चले जाएंगे आसानी से। तो निलंबन का मतलब है ये कण हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटके होते हैं और हवा के साथ हजारों मील किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। हवा के साथ वातावरण में उड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जाकर गिरेंगे। सही है कि नहीं है। और ये जो है द्वारासरण 3 से 4% होता है, इसके द्वारा मर्दासरण कितना होता है, मात्र 3 से 4% इसके द्वारा मर्दासरण होता है। सबसे कम मर्दासरण किसके द्वारा होता है, वायुसरण में निलंबन के द्वारा। इसकी पार्टिकल साइज कितनी होती है, 0.1 mm से कम, और मर्दा में हवा के साथ उड़कर वातावरण में ये लटके हुए रहते हैं ऐसे, और हजारों मील दूर जाकर गिरते हैं। और इससे शरण कितना होता है, 3 से 4% शरण होता है। कितना होता है, 3 से। उसके बाद में अगला जो शरण आता है वो उच्छलन आता है। और जब मर्दा के कणों पर देखो, उच्छलन का मतलब होता है कि जो सोयल के पार्टिकल्स है, मर्दा के जो कण है, मर्दा के जो कण है, इन पर हवा का सीधा दबाव पड़ता है। किसका दबाव पड़ता है, हवा का सीधा दबाव पड़ेगा। और सीधा दबाव पड़ते इन कणों का जो व्यास होना चाहिए, जो मुख्यतः साइज होनी चाहिए, वो होती है इसकी 0.1 से 0.5 mm के मध्य। कितनी होती है, 0.1 से 0.5 व्यास वाले कण जो हैं उसकी पार्टिकल साइज होती है इन कणों की। और हवा का जैसे ही दाब पड़ता है, और दाब पड़ के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कर चले जाते हैं, अपने स्थान पर उछलने पर लग जाते हैं। और ये देखो जैसे ही हवा का दाब पड़ेगा तो ये सस्पेंशन के रूप में ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो आकार में थोड़े बड़े हैं, नहीं उड़ेंगे। तो ये क्या करेंगे, यहां से उछलकर यहां, यहां से उछलकर यहां, यहां से उछलकर यहां, इस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। और उनकी पार्टिकल साइज कितनी होनी चाहिए, 0.1 से 0.5 mm के बीच। तो उछलन का मतलब है उछलेंगे, क्या करेंगे, उछलेंगे। और निलंबन के बाद में कौन सा है, क्योंकि इसकी पार्टिकल साइज कम है इसलिए आसानी से ऊपर उठकर सस्पेंशन के रूप में पाए जाते हैं, वायुमंडल में लटके हुए होते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान में, जिनके पार्टिकल साइज जो है 0.1 से 0.5 के मध्य होता है। और ये जो है मर्दासरण जो है, इसके द्वारा 50 से 75% की मर्दासरण होता है। कितना होता है, 50 से 75%। अगला है सतह सर्पण।
सतह सर्पण में याद रखना, मर्दाकण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है। इन मर्दा कणों का आकार ज्यादा होगा, देखो बड़ा होगा। ये छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, और ये थोड़ा इसका कणों का आकार जो है, मर्दा के कणों का आकार बड़ा होगा। मतलब पार्टिकल साइज होगी 0.5 mm से अधिक। ये पार्टिकल साइज भी याद रखना आप। हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, मैं भी क्लास में हूं, थोड़ा बाद में बात करना है। तो यहां पर जो है हवा के, यहां पर देखो सतह सर्पण का मतलब है, अब इनके, अब देखो ये क्या कह रहा है कि मर्दा का कण तो वायु की गति के साथ ऊपर नहीं उठा सकते, ये कण भूमि की सतह पर रैंक करेगी। अब देखो कणों का साइज बड़ा होने से ये हवा का दबाव पड़ने पर भी ऊपर नहीं उठेंगे, थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो ये रेंग कर चलेंगे, रेंग कर ऐसे, ये उछलेंगे बंदर की जैसे, टप, यहां से उछल कर वहां जाएंगे, वहां से उछल कर यहां। लेकिन ये रेंग के चलेंगे यूं, किसक के वो चलते ना यूं, किसक के, तो रेंग के चलेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेंग के चलेंगे ऐसे, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बड़ा है। तो ऐसे स्थिति में जब ये, इसे हम क्या कहते हैं, सतह समर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, और ये जो है बाकी का 25% इरोजन, 25 से 30% इरोजन इसी के द्वारा होता है। और सबसे हानिकारक कौन सा है बताओ, तीनों में से बताओ, उछलन कैसे है? हाँ, क्योंकि ये उछल कर चले जाएंगे एक स्थान से, तो उछलन जो है वो सबसे ज्यादा इसमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसके द्वारा तो 25% इरोजन होते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल साइज ज्यादा होता है, बड़ कंकड़ जैसे होता है, बड़ा होता है 0.5 mm, तो बालू मिट्टी जो बड़ा साइज की होती है वो सोइल के हवा के दबाव से ज्यादा उठेगी नहीं, और वो क्या करेगी, रेंग कर चलेगी। क्या चलेगी, रेंग कर। अर्थात मैं बात करूं तो यहां पर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस क्रिया को सतह समर्पण कहते हैं, और वायु की गति के साथ ये ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि इनका व्यास क्या है, 0.5 mm से अधिक। और इससे जो 5 से 25% तक इसे, 5 से 25% तक इसे जो है वायु के द्वारा इरोजन होता है, सतह समर्पण। सरफेस क्रिया का मतलब रेंग कर चलना। तो बोलो तीनों समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? यस या नो? तो बेटा निलंबन समझ में आ गया, उछलन समझ में आ गया, सतह समर्पण समझ में आ गया। आ गया क्या? आ गया। ये तो हो गए दो प्रकार के, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। अब वायु के द्वारा जो, जल के द्वारा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, अब मैंने ये बताया पहले, देखो प्रीवियस मैंने आपको बताया जल श्रण। अब इस जल श्रम में मैंने ये बताया कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, जल श्रण को प्रभावित करने वाले कारक, केवल नाम लिखा रहा हूं, कौन कौन से कारक हैं जो जल श्रण को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। जलवायु, स्थलाकृति,
स्थलाकृति, मर्दा के गुण, ये जो मर्दा के गुण है ये सारे जो है वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। वनस्पति प्रभाव और मानव तो है ही। अब बेटा जल शरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है जलवायु। वर्षा कब हुई है, कितनी लंबी वर्षा हुई है, कितने दिन तक वर्षा चली है, जलवायु में वर्षा ही तो आती है। अब कितनी गहनता से वर्षा हो रही है, वर्षा की गहनता, उसकी अवधि, ये सब जल शरण को, अगर लंबे दिनों तक जल पानी चल रहा है, बह रहा है, तो जल शरण ज्यादा होगा ही होगा। जल शरण क्या होगा, ज्यादा होगा ही होगा। और बारिश तेज गति से हो रही है तो ज्यादा जल शरण होगा, पानी तेज गति से आ रहा है तो ज्यादा शरण होगा। तो बेटा जलवायु से संबंधित कारक भी जल शरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, प्रभावित। उसके बाद में सर स्थलाकृति का मतलब होता है बेटा स्लोप, भूमि की आकृति कैसी है। स्थलाकृति का मतलब जैसे कोई किसान की जो है एक समतल है, समतल भूमि है, लेकिन उसमें स्लोप ज्यादा है। उसमें क्या ज्यादा है, स्लोप। स्लोप है, ऊपर है फिर क्या है, नीचे की तरफ है, ऊपर है फिर स्लोप ज्यादा है, तो वो उसकी क्या हो गई, स्थलाकृति हो गई। क्या हो गई, स्थलाकृति, टोपोग्राफी जिसकी बोलते हैं। तो जितने ज्यादा स्लोप हो तो पानी बहकर उतना ही ज्यादा तेज गति से जाएगा, पानी भी बहकर उतना ही ज्यादा तेज गति से जाएगा, तो प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, जल शरण ज्यादा होगा। यस या नो। मर्दा के गुण, अब बेटा मर्दा बड़े आकार की होगी, साइज कैसी है मर्दा की। अब मर्दा का गुण का मतलब, कई ऐसी मर्दाएं होती हैं जो जल्दी से पानी को सोख लेती है नीचे की तरफ, तो पानी बहेगा नहीं ज्यादा। जैसे सूक्ष्म मर्दाएं हैं, जहां वाष्पीकरण ज्यादा हो जाता है, नीचे की तरफ चली जाती है, तो वहां पानी बहेगा नहीं। और कई मर्दा के जो पार्टिकल साइज होती है वो बड़े बड़े आकार के होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं उसमें। जैसे वो पश्चिमी राजस्थान में सेंडी बालू मर्दा पाई जाती है, कण बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मर्दा के गुण भी किसको प्रभावित करते हैं, जल शरण। किसको प्रभावित करते हैं, जल शरण। बोलो समझ में आई। वनस्पति प्रभाव, अरे बेटा जब किसी खेत में कोई चीज उगी हुई नहीं है, बिल्कुल खाली है, समतल है, तो वहां तो जल जल्दी जल्दी बहेगा। और खेत में पेड़ पौधे हैं चारों तरफ पर, वनस्पति उगी हुई है, तो पानी धीरे धीरे जाएगा, तो जल शरण कम होगा कि नहीं होगा। तो मतलब खेत में वनस्पति का होना जरूरी है, हरे भरे खेत होना जरूरी है। जैसे आपने दलहनी फसलें लगा रखी है नीचे बढ़कर चलने वाली, तो जल शरण तो रुकेगा ही रुकेगा, रुकेगा ही रुकेगा। तो वनस्पति का प्रभाव भी इसमें पड़ता है। और मानवीय कारक तो है ही, कुछ नहीं करता रहता जमीन को फालतू में। पानी आ रहा है, अरे दो कर दो, अरे खाडो खोदो, चाल बाजो ठीक। फिर बी खेत में, बी खेत में, अरे बी का चाल बाजो, पन्या का, अरे पन्या का नहीं, पन्यों का लादियाला खेत में। वो लाद्यो खजर गिशा का खेत में चाल बादे, ये ध्यान को ना आपने पूरा खात ले जा रहे जो भंडे और आम में समझ जा, और वो पानी घूम उल्टो बीका खेत में जाए। तो जब वो बारिश होती है ना जून जुलाई में, तो तेज गति से पानी होता है, खेतों में पानी भरने लगता है। अब किसान के ये दिक्कत जाए, मानवीय कारण, वो अपना खेत में पानी क्यों भरो, थोड़ा सा दौरो कर दीजिए, लादेड़ा से खेत में चल जाए, अंडा शुद्ध निकल जाए। लादे सोचते तू दौरो करियो, मैं भी दौरो कर दीजिए आगे। तो ये मानवीय कारक है, और आपको पता है मानव की तो ये आदत है। तो वो सोइल के साथ साथ वो मिट्टी के कण भी उसके साथ साथ जाते हैं, और मानवीय कारक भी इसको प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो
जल शरण को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, कोई नहीं पूछता है, केवल मैंने आपको बताया कि सर जलवायु प्रभावित करती है, उसका स्लोप क्या है, मिट्टी समतल है, कैसी स्थलाकृति करती है, मृदा के गुण, वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? ठीक है। अब वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक, वायु शरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब वायु शरण को कौन कौन से जो है प्रभावित करते हैं कारक? वही जलवायु, बारिश होगी तो हवा में भी चलेगी, और बिना जलवायु परिवर्तन हवा चलती नहीं है। तो पहला तो प्रभावित करेगा कौन सा? जलवायु। और दूसरा वही सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही मृदा, मृदा का गुण भी तो है। मृदा के पार्टिकल ज्यादा बड़े होंगे तो वो मृदा के दबाव से जाएंगे नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान। गुड गुड। तीसरा जो है वही वनस्पति, वनस्पति लगी हुई होगी भाई, खेत के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, तो वो जो हवा तेज गति से चल रही उसके वेग को बदल देगी, तो वनस्पति भी प्रभावित करती है। तीसरे नंबर का, और वही स्थलाकृति, लगभग लगभग सेम है, सारे सेम है। वही जो जल शरण को प्रभावित करते हैं वही वायु शरण को प्रभावित करें, क्योंकि वायु और जल दोनों एक साथ साथ रहते हैं। जल के बिना वायु नहीं, वायु के बिना जल नहीं है। मनुष्य दो के बिना नहीं रह सकता, जल और वायु के बिना नहीं रह सकता। खाने के बिना रह सकता है, 5-7 दिन निकाल सकता है, लेकिन जल और वायु के बिना मिनटे भी नहीं। मिनट निकाल सकता है, सेकंडे, 1 मिनट निकाल सकता है, दूसरे मिनट बताओ। एक बार तुम्हारी वायु बंद कर दो, मुंह में बंद कर दो पूरे को, ऑक्सीजन जब नहीं जाएगी अंदर तो फेफड़े बंद हो जाएंगे काम करना। तो जल और वायु के अंदर जलवायु, मृदा, वनस्पति, स्थलाकृति, उसमें लगभग सेम प्रभावित करने वाले कारक है। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो पहले वाले बताए वही कारक है। तो बोलो आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बताओ। ऑनलाइन वाले को समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को मजा आ गया गुरुजी, ओहो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस आप हैंड राइटिंग पे मत जाओ बेटा, समझ में आना चाहिए। मेरी तो ऐसी है, मैं बस आपको समझ में, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, दिख रही है सुंदर, अति सुंदर, शानदार, लल्लन टॉप, कुलदीप, बिल्कुल। तो आज का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, मतलब एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। छोटू आया समझ में? ईमानदारी से बताना, मारी सौगन कई बात। दिल्ली आएगा ना बेटा, दिल्ली एग्रीकल्चर में तो तेरे को ऐसे हटा सावन की गठा, बस डेडिकेशन के साथ आना है, दिमाग लगा लिया भाई, हाँ पढ़ना है तो वहां पढ़ना है, नहीं तो बस फिर कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अब की बार सरकारी दामाद इतनी सी उम्र में जब कोई नौकरी करने जाता है ना, और क्यों आता है बस सिर कह दिया। कितने साल का हो गया बेटा? है 18 को होगो। तू एक बार अड़ा मारना सामाना। अब ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को पूछते हैं, हमारे पास एक बच्चा आया है ऑफलाइन में, एक मेरा छोटू आया है। छोटू आ गया बेटा, ये 18 साल की उम्र का है और बिल्कुल छोटा सा है, और ये सुपरवाइजर बनेगा अब की बार।
लगता नहीं है बेटा। 18 अगर 12वीं पास कर लिया, सुपरवाइजर की तैयारी करा, लल्लन टॉप तैयारी करा, जबरदस्त इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब आप ऑनलाइन वालों बताओ ये 18 का लगता है क्या? ये तो आपको ऑनलाइन में डबल दिख रहा है, इससे भी छोटा है। अगर ऑफलाइन में देखोगे तो इससे भी छोटा दिखेगा आपको। अब आप कमेंट्स करके देखो, बताओ ये बड़ा है छोटा है, बताओ। 18 साल का है बेटा ये। ओहो हो। हाँ, नो सर नो सर नो सर, ये लगता ही नहीं है। तो इस उम्र में तो जो नौकरी करने जाएगा ना, तो महाराज जैसे मुछड़ा वाला ना, ठाड 40-40 साल का, बस देख लो अपनी उम्र में करिए कहीं, देख ये उम्र में नौकरी कर रही है। हाँ, रियलिटी बात है बेटा। लोग ऐसे देखेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे बेटा तेरे से, साहिल बेटा ऑटोग्राफ दे। जो उम्र खेलने की है उस उम्र में आप नौकरी लग रहे हो। 10वीं क्लास का बच्चा लगता है तो अभी 8वीं 9वीं लगता है नहीं। 18 साल का हो गया बेटा ये, और सुपरवाइजर बनेगा। तो आपके अंदर भी एनर्जी आनी चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए। ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? लेकिन आप कहा एनर्जी वाली बार गया कि ना, अरे हॉस्टल में सोया, रोटी पाड़िया, और शाम 6 बजे उठला, एनर्जी गई तेल लेवा है। अभी गए, खाना खाए, मैं भी ऐसे करता हूं, और सोगा, और सूता सूता जो सपना हो जाए भाई एनर्जी से। पढ़ते टाइम तो लल्लन टॉप वाले रसगुल्ले वाले सर पढ़ा रहे हैं, नहीं अब तो मुझे नौकरी लगना है। और जे रोटी खा 4-5 रोटी पढ़ता ही नींद आओ जाए, नींद आता है, रसगुल्ला गया तेल लेवा तेल लेवा सो हो आपने तो दिखी जाली आगे। ठीक है, बहुत छोटा है सर। अरे ये तो बहुत छोटा है बिल्कुल। तो ये आपको मैंने टॉपिक क्लियर करवाया है, समझ में आ गया है। आज आपकी हिंदी की क्लास नहीं है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है, क्योंकि सर के उनके पूजा पाठ का भी काम होता है, इसलिए वो थोड़ा चला जाते हैं सर, थोड़ा आसान से है। लेकिन पूरा कवर करवा के जाएंगे, आपको सिलेबस रिवीजन भी करवा के जाएंगे। और अपने जो एनिमल हस्बेंड्री वाले वो उनके थोड़ा आज उनका ठीक हो गया, वो कल जरूर आ जाएंगे आपके पास 8 बजे। उनको थोड़ा सा बेसिकली अपने होम घर के रिलेटेड काम था, तो कोई दिक्कत नहीं, कल से आपकी प्रॉपर क्लासेज जो आ रही। अब दोनों बेटों को कल आना है, कल हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट कर दूंगा मैं, उद्यान विज्ञान भी। पहले मेरा उद्देश्य है कि तुम्हारा सोइल साइंस कंप्लीट करवा दूं, सोइल कंप्लीट करवा दूं अच्छे से, क्योंकि फिर हॉर्टी और एग्रो तो दोनों सोइल के बेस पर ही है। तो सोइल के अब ये टॉपिक बचा है, और एक बचा है उर्वरक और फर्टिलाइजर, एक न्यूट्रिएंट। क्योंकि सोइल पूरा समझ में आ गया ना एक बार, तो फिर एग्रोनॉमी के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, आप संतोष रखो। तो बेटा सुबह आप आओगे पक्का, और अभी ऑफिस में मिल के जाओगे, है ना? ठीक है, कल मिलेंगे फिर आपसे, है ना?